नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिसका आप सभी से है सीधा सरोकार। घंटी बजाओ में आज हम बात करेंगे हमारे उस सिस्टम की जिसकी आदत पड़ चुकी है जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की। सड़क पर गड्ढे हों तो कार और बाइक सवारों को संभल कर चलने को कह दिया जाता है। अवैध चाइनीज मांझा बिक रहा हो तो लोगों से गले ढकने को कह दिया जाता है। बारिश के बाद जल भराव हो जाए तो लोगों से बिना काम घर से बाहर न निकलने को कह दिया जाता है। अब परीक्षा में नकल रोकने के लिए बिहार में छात्रों से कह दिया गया है कि जूता उतारकर परीक्षा देनी होगी। बच्चियां 9:05 के अंदर यहाँ आ गई थी लेकिन अंदर नहीं जा सकी। सर देखिए एडमिट कार्ड देखिए आप। गाइडलाइन जारी हुआ कि जूता पहन के चलेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। इससे बच्चे लोग को दिक्कत होता है ठंडी में। जब पहुंचा नोट होता है उससे आप विशेष ध्यान दें कि पहुंचा नोट न हो। बिहार के ज्यादातर इलाकों में अब भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री के बीच है, लेकिन सिस्टम को इससे कहां फर्क पड़ता है। वो तो छात्रों के जूते उतारने में जुटा है। मकसद है नकल रोकना, लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्रों के जूते उतारने से नकल रुक जाएगी? क्या नियम के नाम पर छात्रों के साथ ऐसी ज्यादती सही है? सोचिए, ठंड के इस मौसम में छात्रों को घंटों नंगे पांव रहना पड़ेगा, तो ऐसे में वो कैसे परीक्षा पर फोकस कर पाएंगे? हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि नियम नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन सवाल ये है किस कीमत पर। जूतों का जो ये अंबार आप देख रहे हैं, ये उन छात्रों के हैं जो अंदर परीक्षा दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में जूते उतारकर नंगे पांव परीक्षा देने के लिए इन छात्रों को इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि शासन प्रशासन को लगता है सिर्फ ऐसा करके ही परीक्षा में नकल रोकी जा सकती है। ये व्यवस्था सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाती है। क्या ऐसा करना अमानवीय नहीं? अगर कोई बच्चा ठंड से बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या ऐसा करने से नकल रुक जाएगी? छात्र ही नहीं, उनके परिजन भी सिस्टम की इस मनमानी से खासे नाराज दिखे। आप लोग को जूता और मोजा पे भी बहुत बार बोली है, तो इसलिए सैंडल चप्पल में आना पड़ता है। ठंड में अगर जूता मोजा का ये किया जा रहा है तो ठंड में तो दिक्कत है ना। यस सर। जो मेरा ठंड है इतना, जूता मोजा पहन के तो आते हैं इसीलिए। इसी के लिए बार और क्या और क्या कड़ाई है? और तो कुछ है ना ऐसा। कई प्रावधान किए गए हैं। क्या चाहती हो तुम? हम चाहते हैं कि जूता मोजा ये सब मतलब अलाउ रहे। और क्या, हमारे साथ कुछ परिजन भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है बच्चों को? दिक्कत हो रहा है सर, ठंडी में दिक्कत हो रहा है। जूता पर अलाउ नहीं हुआ है सरकार से। गाइडलाइन जारी हुआ कि जूता पहन के चलेंगे तो एंट्री नहीं मिलेगा। इससे बच्चे लोग को दिक्कत होता है ठंडी में। होना तो ये चाहिए था, नकल रोकने के लिए प्रशासन अपना सिस्टम दुरुस्त करता, शिक्षा का स्तर सुधारता ताकि बच्चों को नकल ही नहीं करनी पड़ती। लेकिन हो क्या रहा है? ठंड में छात्रों के जूते उतरवाए जा रहे हैं। उन्हें नंगे पैर परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जो सिस्टम इन छात्रों के जूते उतरवा रहा है, उसने परीक्षा केंद्र के अंदर क्या व्यवस्था कर रखी है, अब जरा उस हकीकत से भी रूबरू हो लीजिए। फैसिलिटी वगैरह ठीक है, बेंच थोड़ा सा अजीब है, मतलब हिल डोल रहा था, टूटा हुआ है थोड़ा। इससे साबित होता है शासन प्रशासन सिस्टम केवल छात्रों के जूते उतरवाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेना चाहता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं, नकल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कोई छात्र जूते में ही चिट छिपा कर ले जाएगा?
जूता उतरवा लेने के बाद भी वो अंदर नकल नहीं करेगा, और अगर करेगा तो परीक्षा हॉल में मौजूद शिक्षक क्या करेगा? क्या वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? यह पटना के एएन कॉलेज के बाहर की तस्वीर है, जिसे देखकर कौन यकीन करेगा ये छात्र परीक्षा देने के लिए आए हैं। लंबी लाइन लगी है, धक्का मुक्की हो रही है। वैसे छात्रों को यही नहीं, अंदर भी सिस्टम की कुव्यवस्था से दो चार होना है। अंदर जाकर रूम भी खोजना पड़ता है, सीट चल जाता है। सीट खोजने में दिक्कत होती है? ये सर। अच्छा, सीट खोजने में परेशानी होती है? हाँ, होता है थोड़ा क्या बहुत दिक्कत होती है? मतलब वहाँ पर वो नोट चिपकाता है, उसमें मिलाते हैं, फिर जाते हैं, फिर हॉल खोजते हैं, उसमें दिक्कत होता है। बिहार पुलिस जिन पर लाठी बरसाकर खुद को सिंघम समझ रही है, जिन्हें डांट टपट रही है, वो नाबालिग छात्र हैं जो 12वीं की परीक्षा देने आए थे। जानते हैं इनका कसूर क्या है, जिसके कारण इन्हें पुलिस की लाठी खानी पड़ी। ये परीक्षा केंद्र पर थोड़ा देर से पहुंचे थे। छात्रों पर लाठी चलाने वाली पुलिस को इस सवाल का भी जवाब देना चाहिए। इन नाबालिग छात्रों पर लाठी चलाने का हक आपको किसने दिया? इन व्यवहार से इन छात्रों के मन मस्तिष्क पर कैसा असर पड़ेगा? लाठी से किसी बच्चे को गहरी चोट आ जाती तो कौन जिम्मेदार होता? पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित है। इसके लिए छात्रों का 9 बजे से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचना जरूरी है। जो छात्र सुबह 9 बजे से पहले पहुंच रहे हैं, उन्हें तो परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन 9 बजे के बाद पहुंचने वाले छात्रों को परीक्षा केंद्र का गेट बंद मिल रहा है। इसी तरह दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होती है, छात्रों को जिसके लिए 1:30 पर पहुंचना होता है। बेगूसराय से ऐसी एक और तस्वीर सामने आई। ये बच्ची परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी होकर इसलिए रो रही है क्योंकि लेट पहुंचने के कारण इसे अंदर नहीं जाने दिया गया। बच्ची का रोना परिजनों से देखा नहीं गया तो उसे जबरन अंदर भेज दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अंदर से बच्ची को दोबारा लौटा दिया गया। नवादा के गांधी इंटर विद्यालय के बाहर भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। यहां भी केवल 2 मिनट लेट पहुंचने के बाद इस छात्रा को अंदर नहीं जाने दिया गया। नवादा से ही एक और तस्वीर सामने आई है। यहां लेट पहुंचने पर जब छात्रों को बाहर रोक दिया गया तो कई छात्र दीवार फांदकर अंदर जाते कैमरे में कैद हुए। चलिए एक बार को मान लेते हैं, नियम है, छात्रों की गलती है, उन्हें समय पर आना चाहिए था, लेकिन जो गलती सिस्टम कर रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए? ये बच्ची इस दरवाजे को इसलिए पीट रही है क्योंकि ये भी कुछ मिनट की देरी से परीक्षा केंद्र पहुंची थी, जिसके कारण इसे अंदर नहीं जाने दिया गया। ये लगातार अंदर जाने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने इसकी नहीं सुनी। जानते हैं ये बच्ची परीक्षा केंद्र लेट क्यों पहुंची? सिस्टम की लापरवाही के कारण। ये पटना के यारपुर में अपना सेंटर तलाश रही थी, लेकिन इसका सेंटर यारपुर के गर्दनी बाग में था। छात्राओं के एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र का जो एड्रेस लिखा था वो कमला नेहरू बालिका हाई स्कूल यारपुर था, यानी गर्दनीबाग एडमिट कार्ड पर मेंशन नहीं किया गया था। इस वजह से परीक्षार्थी एडमिट कार्ड लेकर यारपुर में भटकते रहे। बच्चियां अपने एडमिट कार्ड को लेकर यारपुर के कई सेंटरों पर घूमी। अंत में जब सही सेंटर पर पहुंची तो इन्हें लेट बताकर एंट्री नहीं दी गई। मतलब गलती सिस्टम की, एडमिट कार्ड पर पूरा एड्रेस नहीं था। खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? बच्चों को। छात्रा ने परीक्षा केंद्र से बाहर आ रहे शिक्षा विभाग के जिला प्रोग्रामिंग ऑफिसर को अपनी आप बीती भी सुनाई, लेकिन प्रोग्रामिंग ऑफिसर कार का शीशा चढ़ाकर चलते बने। क्या बच्चों को थोड़ा लेट होने पर परीक्षा से महरूम करना सही है?
बच्चों को परीक्षा देने दी जाती तो इससे क्या बिगड़ता? परीक्षा नहीं देने के कारण इनका साल बर्बाद होने का जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए ऐसी व्यवस्था और सिस्टम के खिलाफ घंटी बजाना जरूरी है। सिस्टम किस लिए होता है? आम आदमी की सहूलियत के लिए ही होता है ना, या उसे परेशान करने के लिए? बिहार में तो लगता है जैसे यही हो रहा है। ये वही सिस्टम है जो पेपर लीक होने से नहीं रोक पाता, स्कूलों की हालत नहीं सुधार पाता, खाली पड़े शिक्षकों के पद तक नहीं भर पाता, लेकिन कड़ाके की ठंड में बच्चों के जूते उतरवा देता है। थोड़ा लेट होने पर उन्हें परीक्षा देने से महरूम कर देता है। रही सही कसर उन पर लाठी बरसाकर पूरी कर दी जाती है। प्रशासन का इतना ही ध्यान शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर होता, सिस्टम को दुरुस्त करने पर होता, तो छात्रों के जूते नहीं उतरवाने पड़ते। इसलिए बजाइए घंटी ऐसे नकारा सिस्टम के खिलाफ। बिहार से आई परीक्षा के दौरान नकल की इन तस्वीरों को शायद ही देश भूला हो। नकल करने और करवाने की यह तस्वीर साल 2015 में मैट्रिक की परीक्षा के दौरान की है। इसके अगले साल 2016 में टॉपर घोटाला भी यहीं हुआ था। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एग्जाम नहीं सर्कस चल रहा है। अब 10 साल बाद बिहार से जो तस्वीर सामने आ रही है वो भी किसी सर्कस से कम नहीं। यहां परीक्षा तमाशा बनकर रह गई है। बच्चे परीक्षा केंद्र के गेट पर रो रहे हैं, गेट पीट रहे हैं, अंदर जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, दीवार फांद रहे हैं। लेकिन इन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि ये 2-4 मिनट लेट जो हो गए हैं। हम फिर पूछ रहे हैं, नियम कानून किस लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? क्या ये महज कागज में लिखे कुछ शब्द होते हैं जिनका बिना सोचे समझे आंख बंद करके पालन करना होता है? ये छात्र कोई अपराधी नहीं, ये यहाँ अपने भविष्य को संवारने की सीढ़ी चढ़ने आए हैं। अगर इनकी सीढ़ी पर ही यारी चला दी जाएगी तो ये आगे क्या करेंगे? जहानाबाद के परीक्षा केंद्र में तैनात सब इंस्पेक्टर माया कुमारी से पूछा गया, इतनी ठंड में बच्चों के जूते उतारना सही है क्या? तो एसआई मैडम कह रही हैं, बच्चे बहुत साहसी हैं। बच्चों को परेशानी हो रही है लेकिन सब कुछ बच्चे बहुत साहसी है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। काश यही साहस बिहार पुलिस पेपर लीक के मामले में दिखाती। मई 2024 में बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ। इसी साल मार्च में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 का पेपर लीक हुआ। दिसंबर में बिहार सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द करना पड़ा। मई 2022 में बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। लेकिन सिस्टम का तो पूरा जोर छात्रों के जूते उतरवाकर नकल पर लगाम लगाने और 2-4 मिनट लेट पहुंचने पर परीक्षा से महरूम रखने पर है, जिस पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। जूता उतरवा देना और फिर कहिएगा कि शर्ट उतार दीजिए, पैंट उतार दीजिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। 1-2 मिनट की देरी में उनको रोक दिया जाना, उन पर लाठीचार्ज किया जाना, ऐसा लगा कि वो परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं, गुत्थम गुत्था की स्थिति हो रही है। परीक्षा तो नियम से ही चलेगी, विलंब से पहुंच रहे हैं उनके प्रति सहानुभूति है, लेकिन आपको नियम का तो पालन करना पड़ेगा। हमारी सरकार हर तरह के कुप्रचार और कदाचार को रोकने के लिए कृत संकल्पित है और इसलिए जीरो टॉलरेंस। सरकार और विपक्ष की इस बहस मुबाहिस के बीच आपको बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कुछ सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। पिछले साल केंद्र सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया उसके मुताबिक बिहार में करीब 77,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 2.5 लाख शिक्षकों के पद अभी भी खाली हैं। 1,913 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 2,760 स्कूलों में बिजली नहीं, 1,045 स्कूलों में पानी नहीं, 70,000 स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, 31,434 स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है। 9वीं 10वीं में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में होता है। औसतन 5 में से 1 बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है।
अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है और किस तरह से यहाँ के बच्चे अपना भविष्य संवार रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर को दुरुस्त करने के बजाय बिहार का सिस्टम, बिहार के अफसर, बिहार का प्रशासन क्या कर रहा है, वो छात्रों के जूते और मोजे उतार रहा है। उन्हें लेट होने पर परीक्षा नहीं देने दे रहा, उन पर लाठी बरसा रहा है। मतलब देश के भविष्य का गेट बंद कर रहा है, जिसके खिलाफ आपको बजानी है घंटी। मैं आपसे पूछूं 66 रुपए में क्या मिलता है तो आप भी एक बार को सोच में पड़ जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने वाली रसोइयों को दिन का 66 रुपए ही मिल रहा है। एक मजदूर को भी दिन का इससे ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार ये चाहती है कि स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले रसोइये 66 रुपए रोज की दिहाड़ी में ही अपनी जिंदगी का गुजर बसर करें। अगर ऐसा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में 80,000 से ज्यादा रसोइये आज हड़ताल पर नहीं होते। जानते हैं बच्चों का पेट भरने वाले ये रसोइये मांग क्या कर रहे हैं? केवल 340 रुपए रोज का। इसके लिए भी इन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा। कड़ाके की ठंड में घर परिवार को छोड़ करीब 40 दिन से ये लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं ताकि स्कूल में बच्चों का खाना बनाने के लिए इन्हें जो महज 66 रुपए मिलते हैं वो बढ़कर 340 रुपए हो जाए। हम लोग के लिए 66 रुपया मिलता है, उसमें कैसे बच्चों का पालन पोषण हम लोग कैसे करेंगे? और बच्चे लोगों को हो तो हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाने भी नहीं सकते हैं, और बीमार सब होता है तो बीमार अच्छा दवाई भी हम लोग ले नहीं सकते हैं। यहाँ पे प्राण दे देंगे, लेकिन हम लोग का मांग को सरकार पूरी नहीं करेगी तो हम लोग यहीं पे दब जाएंगे, लेकिन नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन करने वालों में 90% वही महिलाएं हैं जिन्हें सरकार लाडली बहना कहती है। लेकिन आज इन बहनों की सुध लेने वाला कोई नहीं। तभी तो अपनी मांग मनवाते मनवाते 2 महिलाओं की मौत हो गई, वो भी इस कड़ाके की ठंड में आंदोलन पर बैठी थी। तबीयत खराब हुई, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। आज भी 6 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग को करीबन 38 दिन रोज हो गए यहाँ बैठे हुए, और हमारे 2 साथी भी चली गई, एक रुकमणी और एक दुलारी बाई। तो वो लोग हमारे यहाँ लड़ते शहीद हुई है, शहीद कहेंगे भाई हम लोग। तो वो लोग चले गए तो हम लोग क्यों डर कर जाएं? हम लोग अपना हक के मांग के लिए बैठे हैं, तो जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक तो हम तो यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, उसके वादों को जुमला बता रहा है, वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। तो सरकार की दलील है रसोइयों के मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। और जो इनकी मांग है वो वादा किया था इन्होंने, मोदी की गारंटी में वादा किया था कि सरकार बनने के बाद जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे। 2 लोगों की वहाँ पे हड़ताल के दौरान मौत हो गई। उसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी जिम्मेदार आदमी संवेदना प्रकट करने वहाँ नहीं गया, कोई बात करने नहीं गया। उल्टे सरकार इन्हीं लोगों के ऊपर में चक्का जाम करने का, रास्ता रोकने का तमाम तरीके की धारे लगा के इनके 500 से अधिक लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। हम लोग सहानुभूतिपूर्वक उनके बैठने के पहले ही उनका जो अध्यक्ष है और 5-6 उनके जो पदाधिकारी मेरे पास आए थे, माननीय मुख्यमंत्री से मैंने निवेदन किया था और अभी 25% तत्काल बढ़ाएंगे ऐसा हमने कहा है। और कमाल है मंत्री जी, 16 रुपए बढ़ाने को आप सरकार की संवेदनशीलता बता रहे हैं। मंत्री जी शायद आपको पता नहीं, 1 किलो चना दाल 90 रुपए की आती है, 1 किलो अरहर दाल 120 रुपए की आती है, 1 किलो मूंग दाल 111 रुपए की आती है। मतलब 66 रुपए में आपको 1 किलो चना, अरहर, मूंग दाल नहीं मिलेगी। 1 लीटर सरसों का तेल 191 रुपए का आता है। मतलब 66 रुपए में आपको 1 लीटर सरसों का तेल नहीं मिलेगा। इसी तरह 66 रुपए में आपको 1 लीटर पेट्रोल, डीजल, CNG नहीं मिलेगी। यह लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार महज 16 रुपए, जो अभी बढ़ाई भी नहीं, उसका ढोल ऐसे पीट रही है जैसे उसने कोई तीर मार दिया। इसलिए अपने हक के लिए आंदोलन करने वाले इन रसोइयों के लिए घंटी बजाने का वक्त आ गया है। आपका घंटी बजाना क्यों जरूरी है जानते हैं? 17 जनवरी को हमने दिखाया था कैसे अवैध तरीके से बिक रहा चाइनीज मांझा लोगों की जिंदगी छीन रहा है। इसके खिलाफ आपने घंटी बजाई और उसका असर हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल इस पर रोक लगाने का आदेश दिया। सीएम योगी ने कहा, चाइनीज मांझे से अगर कोई भी घटना हुई तो पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार होगा। अब चाइनीज मांझे से मौत को हत्या माना जाएगा।
तो फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते हुए सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।